हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पर। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैंने एक बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर चूज़ किया है, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ये इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और अलग अलग जितने भी जीके रिलेटेड एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बीच बीच में साइंस के भी आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँगा ताकि थोड़ा वैरायटी बना रहे एडुटेरिया चैनल पे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से आने वाले जो महत्वपूर्ण और अधिकांश क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग टच करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें मेमोराइज़ कर ले, ऐसे याद कर ले कि फिर एग्ज़ाम में आए तो वो छूटे नहीं। दोस्तों ये बीच बीच में कुछ साउंड आ रहे होंगे, जब मैं साइलेंट होता हूँगा तो बीच में साउंड आएगा। बहुत सारे दोस्तों ने ये मुझे कंप्लेन किया कि नहीं सर आपको फ़ैन चला कर के ही वीडियो बनाना होगा। तो आज मैंने फ़ैन चलाया है और वीडियो बना रहा हूँ। देखता हूँ कि यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम कैसा आपको फेस करना पड़ता है, फिर हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम लोग कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले, फिर ये जो चार्ट वगैरह बना हुआ है, ये मैप वगैरह बना हुआ है, इससे हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स को याद किया जा सकता है। सबसे पहले कोशिका क्या है? तो किसी भी जीवित इकाई, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो या कोई पौधे हो, किसी भी जीवित इकाई की सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी और कार्यात्मक यानी कार्य करने वाली जो इकाई होती है उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो किसी जीवित जीव की सूक्ष्मतम एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, और यह कोशिका उसके जीवन के सबसे आधार स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो इसी के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे कुछ बेसिक जानकारी जिसे हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। यहाँ से भी कई एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, कब खोज की गई, किसने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की। फिर एक दूसरा पॉइंट इससे बनता है कि इसके 9 वर्ष बाद, याद रखेंगे दोस्तों, कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक, अब देखिए याद करना कितना आसान है, यहाँ हुक था, यहाँ हॉक है। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका पर कोशिका की खोज की। यहाँ पर इन्होंने जो कोशिका खोज की थी वो मृत कोशिका थी, और यहाँ पर पहली बार जीवित कोशिका किसके द्वारा खोज की गई? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज की गई। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। 1665 और 1674 ल्यूवेनहॉक, और एक तरफ है रॉबर्ट हुक। तो आसानी से हम ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स याद कर सकते हैं। इसके खोज के बाद इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स बनते हैं। एक आता है पॉइंट कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत फेमस है, जो है स्लाइडेन एवं श्वान का। स्लाइडेन एवं श्वान, ये दोनों जर्मनी के जीव वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने 1838-39, याद रखेंगे दोस्तों, 1838-39 में इन्होंने कोशिका विज्ञान के संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई कोशिका के संबंध में। पहली बात इन्होंने बताई कि जितने भी जीव होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो कोशिका से होती है। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बताया कि कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई होती है, यानी अपने आप में सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। फिर भी वे अकेले काम नहीं करते हैं, बल्कि ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं और पूरे जो जीव है उसका निर्माण करते हैं। और इस तरह से कोशिका के संबंध में ये जो स्लाइडेन एवं श्वान की जो विचारधारा थी वो काफ़ी फेमस रही। इसके कुछ अपवाद भी रहे, लेकिन वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनेंगे। केवल ये स्लाइडेन एवं श्वान के 1838-39 में, और मैंने जो कुछ बेसिक पॉइंट बताए कि उन्होंने कोशिका सिद्धांत के संबंध में क्या क्या कहा, तो उससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हमने इसके प्रारंभिक चीज़ें देखी। अब हम लोग यहाँ पे 2-3 पॉइंट और देख सकते हैं कोशिका के संबंध में। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्म,
ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ये स्पेशली छोटे छोटे जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं ये कोशिका, माइकोप्लाज्म। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, और एक कोशिका के संबंध में और क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी कोशिका। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रिच पक्षी, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी पक्षी के रूप में जाना जाता है, और उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़े कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो 3 क्वेश्चन आप आसानी से याद रख सकते हैं, एक सबसे छोटी कोशिका, एक सबसे लंबी कोशिका और एक सबसे बड़ी कोशिका। अब क्या हुआ, ये कोशिका की जो खोज हुई तो इसके बाद इसके संबंध में कुछ और विचारधाराएं आनी शुरू हुई कि कोशिका कितने प्रकार के हैं, कोशिका के भाग क्या क्या हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है याद करना। प्रोकैरियोटिक वैसे कोशिका होते हैं जो अर्ध विकसित होते हैं, पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता है। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक, ये केंद्रक नहीं होते हैं, और यह केवल सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, विषाणु आदि में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के विषय में आपको केवल इतना जानना है कि ये क्या होते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पूर्णतः विकसित कोशिका होते हैं और इसके अंदर एक विशेष केंद्रक होता है जो प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, तथा ये जितने सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, हरित शैवाल, इनको छोड़ दें तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यही कोशिका आपको जंतुओं के अंदर और पादप के अंदर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो अब आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वैसे कोशिका है जो पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, केंद्रक का अभाव होता है। यूकैरियोटिक वैसे होते हैं जो विकसित होते हैं, जिनके अंदर केंद्रक मौजूद होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका को 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ सकते हैं, एक जंतु कोशिका के रूप में और एक पादप कोशिका के रूप में। तो ये पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है और ये जंतु कोशिका। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये टेढ़ा मेढ़ा सा क्यों चित्र बनाया है, ये कलरफुल या फिर रेड, ग्रीन, ब्लैक सब तरह के मार्कर से इन्होंने ऐसा फिगर क्यों नहीं बनाया। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको चित्रकारी सिखाना नहीं है, आपको पेंटिंग सिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स याद हो सके, क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। पेंटिंग को जाने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो बायो के इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पादप और जंतु कोशिका पढ़ना है। अब ये दोनों कोशिका के मैंने थोड़े आकार आपको समझाएं। ये जंतु कोशिका या मानव के अंदर पाए जाने वाली कोशिका का आकार इस तरह से गोल शेप में होता है, और इस तरह के शेप में पादप में कोशिका पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर ये जो सेंटर में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। इसमें भी सेंटर में जो है वो केंद्रक है, और इसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर फैले हुए हैं। इसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो अंदर फैले हुए हैं। अब इन्हीं पार्ट से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक जो मैंने बेसिक जानकारी दी थी, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, वो बेसिक जानकारी। अब इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इनको पढ़ने का सबसे आसान तरीका है टेबल फॉर्म। याद भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि मैंने याद कर लिया। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको लास्ट तक याद होता है या नहीं। याद हो, मज़ा आए तो ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों को बताएं, चैनल से जोड़ें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि आपका एडुटेरिया आपका बन सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। ये कोशिका का स्ट्रक्चर से मतलब है कोशिका के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर के पार्ट। पहले बॉक्स में मैंने कोशिका के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके नाम लिखे हैं। दूसरे बॉक्स में मैंने लिखा है खोजकर्ता, जिन्होंने उस पार्ट्स के विषय में जानकारी प्राप्त की या जानकारी हम लोगों को दी।
उसके नाम दिए गए हैं। और तीसरे में है विशेषता। विशेषता अर्थात जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये खोजकर्ता और विशेषता यही दो जगह है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस पूरे टेबल के अध्ययन के बाद आपके मैक्सिमम कोशिका के क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलिए आ जाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कोशिका का वह पार्ट है, अगर ये कोशिका है तो इसके किनारे पर ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। ये स्पेशली जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है कि यह पतली छिद्र वाली एक झिल्ली होती है। और इस झिल्ली यानी पतली झिल्ली वाली एक परत होती है चारों तरफ से, जो कोशिका को घेरे रखती है और कोशिका को शेप देती है। यानी यह जो अंडाकार और गोलाकार शेप बनता है ये किसके कारण बनते हैं? तो कोशिका झिल्ली के कारण बनते हैं। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ये बाहरी आवरण होता है, यानी उसके बाहरी फ्लोर को घेरता है। दूसरा अर्धपारगम्य होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब बोलिएगा अर्धपारगम्य क्या होता है? तो यानी यह ऐसा होता है जहाँ से लिक्विड कुछ बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। यानी अर्धपारगम्य होते हैं, यानी कुछ बाहर जाने और कुछ अंदर आने की क्षमता इसमें होती है। वही जब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका भित्ति सेल वाल, तो उसमें ये क्षमता नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे अर्धपारगम्य होते हैं। और ये लिपिड एवं प्रोटीन से बने होते हैं। याद कर लेंगे दोस्तों, लिपिड एवं प्रोटीन से बने होते हैं ये झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा झिल्ली से 2-3 चीज़ें। ये स्पेशली जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये अर्धपारगम्य रूप से कोशिका को घेरे रहते हैं और कोशिका को एक आकार प्रदान करते हैं, और लिपिड एवं प्रोटीन से बने होते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है? सेल वाल स्पेशली पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही याद कर लेना है कि सेल वाल किस में पाए जाएंगे? पादप कोशिका में। और यह कठोर संरचना होती है और इसमें यह अर्धपारगम्य वाली बात नहीं होती है। यह मोटे कड़े आवरण वाला होता है। यही कारण है कि यह इसे ठोस रूप देता है, जिसके कारण ना तो इसमें से कोई द्रव्य बाहर जा पाता है, ना ही अंदर पाते हैं। यही कारण है कि मानव का शरीर जब हम लोग छूते हैं तो स्पंजी हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? ये लचीले कोशिकाओं से बने हुए हैं, ये ठोस कोशिकाओं से बने होते हैं। और पेड़ पौधे आप देखते होंगे कि कड़े होते हैं, कठोर होते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनकी कोशिका किस तरह के हैं? मोटे कठोर आवरण वाले कोशिका हैं, जो किसी भी चीज़ को बाहर और अंदर आने जाने से रोकते हैं। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, यह सेल्यूलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों? सेल्यूलोज से। अब देखिए कैसे याद करेंगे, कभी भी अलग अलग याद करें। जैसे यहाँ बिल्कुल कोशिका झिल्ली एकदम दिमाग में ले लेंगे, लिपिड एवं प्रोटीन से। सेल वाल जो कि स्पेशली जंतु को पादप कोशिका में, और वो बने हुए किससे? सेल्यूलोज से बने हुए हैं। तो दोनों का हमने याद कर लिया। ये कोशिका के 2 बाहरी पार्ट हमने पढ़ लिए, एक जंतु में का, एक हमने पादप का पढ़ा। अब आते हैं जीव द्रव्य। क्या होता है दोस्तों? इस कोशिका में लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम लोग जीव द्रव्य के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? जीव द्रव्य बोलते हैं। और इस जीव द्रव्य को सबसे पहले खोजा था डुजार्डिन ने। किन्होंने खोजा था दोस्तों? डुजार्डिन। डू मतलब 2, यहाँ 2 हमने पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक द्रव्य होता है। कई बार याद रखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी पड़ती। तो डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की और पुरकेंजी ने इनका नामकरण किया। यानी उन्होंने लिक्विड को खोजा और पुरकेंजी ने उन्हें नाम दे दिया जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोशिका द्रव्य और एक होते हैं केंद्रक द्रव्य। अब देखिए दोस्तों, इसको परिभाषा याद नहीं करनी होती है, देख करके समझ लेना होता है। कहता है ये सेल वाल और इस केंद्रक के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है चारों ओर, उस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और जब इस केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरे हुए हैं इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। अब इसमें याद क्या करना है? आसानी से याद हो गया। सेल वाल
सेल मेम्ब्रेन, यहाँ सेल वाल और केंद्रक के बीच में जो लिक्विड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। और जब इस केंद्रक के अंदर द्रव्य होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो क्या इतना ही क्वेश्चन आता है इससे? बिल्कुल नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है यह द्रव्य का भाग गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें 80% तक जल की मात्रा होती है, यानी वाटर की मात्रा सबसे अधिक होती है इस कोशिका द्रव्य में। इस द्रव्य में जब जल की मात्रा अधिक है तो हम लोगों को पता है जल का निर्माण H2O से हुआ है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन अगर आ जाए किसकी मात्रा सबसे अधिक है तो जल, और अगर आपको ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से पूछना शुरू करे तो फिर आप देंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दो चीज़ें यहाँ से और 2 पॉइंट यहाँ से, बस इतना याद कर लेंगे और 2 पॉइंट यहाँ से, तो आपका जीव द्रव्य से आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। अब जीव द्रव्य का काम क्या होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इन्हीं लिक्विड में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसी लिक्विड में तैरते रहते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं, वो काम करती है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में 2 चीज़ें, अल्टमैन महोदय ने इनकी खोज की थी। अब याद करने के लिए कुछ अजीब सा ट्रिक अपनाइए, अल्टर आदमी ने खोज की थी, तो अल्टमैन ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया के, और बेंडा नामक आदमी ने इसका नामकरण किया था। यहाँ पुरकिंजे ने नामकरण किया था और यहाँ बेंडा ने नामकरण किया था और अल्टमैन ने खोज की थी। अब इसका काम क्या है, ये है दोस्तों, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिका का, दोनों कोशिका में पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मैक्सिमम एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आया है कि कोशिका का पावर हाउस कौन होता है। पावर हाउस क्यों होते हैं? क्योंकि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका को जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वह किसके द्वारा प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। यही कारण है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, चूंकि यह कोशिका का श्वसन केंद्र है और इसी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 2 क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, या कोशिका का ऊर्जा केंद्र कौन सा है। तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं राइबोसोम। ये दोनों में पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम से मोस्टली जो, पहले तो आप ये याद कर ले कि खोज किसने की थी, पैलेड याद रख सकते हैं, पैलेड। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। अब यहाँ 2 का खोज का आपको नाम नहीं याद करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे 3-4 मैंने नाम दिए हैं, उसके खोजकर्ता के नाम आपको याद रखने, बाकी के नहीं याद रखने। तो जीव द्रव्य का डुजार्डिन, पुरकिंजे ने नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन, बेंडा ने नामकरण, और राइबोसोम में आते हैं तो पैलेड ने इसकी खोज की है। पैलेड ने खोज की और इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसका निर्माण प्रोटीन एवं आरएनए से होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एवं राइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है। और जो कोशिका के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उस प्रोटीन की ज़रूरत की पूर्ति राइबोसोम करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राइबोसोम करते हैं। और इसीलिए इस राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, लाइसोसोम। यह भी कोशिका का एक पार्ट है और इसकी खोज की थी डी डुबे ने। किसने खोज की है दोस्तों? डी डुबे। कहीं कहीं इसको डी डवे भी लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही हैं। डी डुबे या डी डवे ने इसकी खोज की थी। यह वास्तव में एंजाइम होता है और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। और ये दोनों कोशिका में पाए जाते हैं।
अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनता है लाइसोसोम से। पहला तो ये हो गया कि ये एंजाइम होते हैं, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसका कार्य होता है कोशिका में अगर कोई बाहरी कण आ जाता है और वह कोशिका को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो ये उसको खा जाते हैं, ये उसको खत्म कर देते हैं, उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। कई बार ये नष्ट करने के क्रम में खुद भी नष्ट हो जाते हैं और कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से इसे आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है या फिर आत्मघाती थैली कहा जाता है, खुद को नष्ट कर लेने वाला। तो याद करने के लिए बहुत आसान है, डी डूबे, डूबे अर्थात पानी में डूबे, और पानी में डूबेंगे तो आत्महत्या होगी और यहाँ भी आत्महत्या की थैली हो रही है, तो आसानी से इसको जोड़ लेंगे हम लोग। डी डूबे आत्महत्या की थैली की खोज कर रहे हैं और आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम है। और यह क्या है? यह एक तरह का एंजाइम्स है, ठीक है, और यह दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आ जाइए, एक क्वेश्चन और आता है कोशिका के पार्ट से, गोल्जी काय, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसी को पढ़ेंगे, गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो यहाँ तो याद करने में बहुत आसानी, एक तो गोल्जी काय और खोजकर्ता का नाम भी गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं? यह गोल्जी काय क्या होता है? यह कोशिका में एक तरह का ऐसा पार्ट होता है जो स्रावी का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्रावी का क्या है? जैसे कोशिका के कुछ द्रव्य बाहर चले जाते हैं और कुछ द्रव्य अंदर आते हैं, तो ये बाहर अंदर जाने वाला प्रबंधन यही गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। किसी द्रव्य या लिक्विड पार्ट को बाहर जाने देना और बाहर वाले को अंदर आने देना। वास्तव में ये पतली पतली नली वाले एक झुंड होते हैं या फिर एक ग्रुप होते हैं और इसी ग्रुप द्वारा जीव द्रव्य को बाहर जाने और अंदर आने का मौका मिलता है। और यही कारण है कि इसको बहाव कहेंगे और बहाव को कहा जाता है स्रावी। बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आए हैं कि गोल्जी काय का मुख्य काम क्या है? तो वह स्रावी का काम करता है, यहाँ के चीज़ों को बहाकर वहाँ ले जाना और वहाँ के चीज़ों को बहा करके यहाँ लाना, यही कार्य गोल्जी काय का होता है। और गोल्जी काय से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये चूंकि यहाँ से ले जाने और वहाँ से लाने का प्रबंध करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इसका काम है कि यातायात प्रबंधक का काम करता है। तो गोल्जी काय से आप लोग समझ चुके होंगे। गोल्जी काय में कैमिलो गोल्जी और यहाँ से श्रवण अंग यातायात प्रबंधन। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लवक। सबसे पहले इसको कहा जाता है प्लास्टिड, इंग्लिश में याद कर लेंगे, और हिंदी में उसको लवक कहा जाता है। ये प्लास्टिड केवल पादप पौधे में पाए जाते हैं। तो पहला तो यही याद कर लेंगे कि ये एक लवक है और यहाँ एक हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति, ये दोनों केवल पादप में पाए जाते हैं, याद कर लेंगे, ठीक है। ये लवक क्या होते हैं? तो प्लास्टिड जो होते हैं किसी भी पौधे के कलर से जुड़ा हुआ होता है, कलर को डिसाइड करता है। और कलर भी तीन प्रकार के डिसाइड होंगे, एक वर्णी लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है और एक हरित लवक होता है। वर्णी लवक को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और यही हरित लवक से भी निकलता है क्लोरोफिल, और जहाँ पर पौधे हरे पत्तों से भोजन तैयार करते हैं। तो चलिए हम इन तीनों को समझते हैं। पहला तो हमने समझा कि लवक केवल पादप पौधों में, और तीन तरह के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक का मतलब होता है कि इसके कारण पौधे के जितने भी अंग होते हैं, जैसे फूल हो गए, उनके फल हो गए, उनमें कलर आता है। और आपने जब पढ़ा होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक्स में बनाए होंगे कि टमाटर का कलर लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का कलर लाल क्यों होता है, मिर्ची का कलर होता है। तो ये जो हर चीज़ का कलर आता है, वो कलर किसके कारण आता है? वर्णी लवक के कारण आता है, और इसी की विशेषता के कारण उनमें कलर डिसाइड होते हैं। ये होते हैं अवर्णी लवक।
ये अवर्णी लवक वास्तव में क्या होते हैं, तो यह पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जो प्रकाश से दूर होते हैं, जैसे उनकी जड़ें, उसके तना के अंदर के भाग। यही कारण है कि उसमें कोई कलर नहीं होता। तो और कलर नहीं होने के कारण वो लगभग सफ़ेद होते हैं और वो जो लवक होते हैं वो कहलाते हैं अवर्णी लवक। तो यहाँ 2 से आपका एक ये वर्णी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, अवर्णी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हरित लवक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्लोरोप्लास्ट से। ये हरित लवक की वजह से पौधों के पत्तों का कलर हरा होता है। और यहाँ से तो आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़े होंगे कि पौधे के कलर हरे होते हैं, सूर्य के प्रकाश के दौरान वो भोजन बनाते हैं और इसी हरित लवक की उपलब्धता के कारण ही पौधे भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि इस हरित लवक को पौधे का रसोई घर, किचन हाउस कहा जाता है। तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पौधे में भोजन निर्माण का काम करते हैं और इसी के कारण पौधे के पत्तों का कलर हरा होता है और हरे रंग में वो अत्यधिक भोजन बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले थे उनको हम लोगों ने देखा, लवक। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, केंद्रक। अब केंद्रक क्या है, तो ये दोनों ही कोशिकाओं में, ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये है केंद्रक। यह कोशिका का मैनेजमेंट हाउस होता है। पूरे कोशिका का मैनेजमेंट करने का कार्य ये केंद्रक के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन साहब को। रॉबर्ट ब्राउन जी ने केंद्रक की खोज की, कि बताया उन्होंने कि कोशिका के केंद्र में जो है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इस कोशिका के केंद्रक के अंदर भी एक और छोटा केंद्र होता है जिसको केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, केंद्रिका कहा जाता है। और यहीं से सारी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है। इसमें आरएनए, ये कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपने कई जगह ये फिगर देखा होगा, गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र में पाए जाते हैं डीएनए। गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, डीएनए। तो यही केंद्रक जिसमें ये गुणसूत्र और डीएनए होते हैं वो अनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। यही कोशिका जब किसी मानव शरीर से दूसरे मानव शरीर में जाते हैं और वंशगत रूप से नए बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता के गुण जो बच्चे में पाए जाते हैं यह गुणसूत्र एवं डीएनए की वजह से ही पाए जाते हैं और इसे वंशानुगत गुणों का वाहक भी कहा जाता है। और आपने कई बार सेट्स में भी याद किए होंगे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फीमेल में जो है XX होता है और जो मेल होता है उसमें XY होता है और इस तरह से टोटल 23 जोड़े होते हैं और इस 23 जोड़े होते हैं और इस तरह से 46 बनते हैं। तो ये गुणसूत्र वाले जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वही गुणसूत्र पाया जाता है कहाँ पे, केंद्रक में पाया जाता है। और यह पूरा का पूरा जो यह केंद्रक है यही कार्य करता है इस पूरे कोशिका का मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कोशिका के अंदर के पार्ट्स जिससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और फिर उससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी जैसे रॉबर्ट हुक, हमने देखा था ल्यूवेनहॉक और 3 प्रकार की कोशिका हमने देखी थी, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब यहाँ से आपका कार्य है कि आप इसको 1-2 बार और देखें, अच्छे से समझ लें, ऑब्जेक्टिव्स बनाकर देख लें, काफ़ी हद तक आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह जो है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कई एग्जाम में ये भी पूछ दिया गया है कि जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कोशिका यानी सेल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहा जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह बायो का सेगमेंट भी आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आप हटते नहीं हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, गुड बाय।